हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नोट्स के साथ में कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं। और इसके पहले हम ये देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने व्यतिकरण को अच्छे से समझा था। इसके बाद हमने परिणामी विस्थापन का जो डेरिवेशन था ये वाला, ये हमने किया था। और साथ ही साथ हमने परिणामी तीव्रता निकाली थी, परिणामी आयाम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है यहाँ पे परिणामी आयाम, यहाँ पे चला था। इसके बाद ये देखिए, ये है परिणामी आयाम। और परिणामी आयाम हमने निकाला था इतना। इसके बाद हमने इस वाले पेज पर यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकाली थी और आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी बोला था। और ये सब चीज़ें हमने बहुत ही स्लो अच्छे तरीके से समझी थी, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। आज हम इसी से रिलेटेड आगे का एक क्वेश्चन करेंगे। और चूंकि ये पूरी स्टडी क्रम से चल रही है विथ नोट्स के साथ, तो आप अपना फेयर रजिस्टर भी बना सकते हैं और अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, ऐसे पढ़ने में एक क्रम बना रहता है, जिससे हमें मालूम रहता है कि हमने क्या क्या स्टडी कर ली है। और अध्याय का क्रम भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा और एक एक प्रश्न हमें पूरा समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, संपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसके लिए शर्त व्युत्पन्न कीजिए। तो संपोषी व्यतिकरण के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं और इसकी डेफिनेशन पहले से लिखी हुई है। और इसको हमने व्यतिकरण के प्रकार में भी देखा था इसके पहले। तो माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूँ। ये देखिए, इसी से निरंतर स्टडी होती जाएगी हमारी और हम सभी चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाएंगे। संपोषी व्यतिकरण में होता क्या है कि जैसे एक तरंग है, वो इस तरीके से अगर जा रही है, तो ये सुरंग उसका और ये गर्त, तो दूसरी तरंग भी उसी कला में जाएगी और दूसरी तरंग का भी सुरंग इस तरीके से पहली तरंग के सुरंग के साथ, और यहाँ पे ये इसके गर्त के साथ मिलेगा। तो दोनों सुरंग सुरंग आपस में मिलेंगे और गर्त गर्त आपस में मिलेंगे, तो डबल हो जाएगी तीव्रता और प्रकाश यहाँ पे बहुत सारा उजीला कर देता है। यानी कि इसे बोलते हैं कि प्रकाश की तीव्रता यहाँ पे डबल हो जाएगी। और ये है परिणामी आयाम। तो यहाँ पे हमने इसका भी डेरिवेशन निकाला है, परिणामी विस्थापन का भी निकाला है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये डबल हो जाता है, तो इसे बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। तो माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं, इसका क्या मतलब है। ये समान कला में मिलने का मतलब है कि दोनों तरंगों जो है सुरंग सुरंग से मिला और गर्त गर्त से मिला, तो इसे बोलते हैं समान कला में मिलना। तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये तीव्रता कैसी हो गई है, अधिकतम हो गई है। तो इसे क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण। अब इसके लिए शर्त क्या होती है, ये आज हम देखने वाले हैं। और अगर आप ये अच्छे से देख लेते हैं, तो आपको फ्रिंज चौड़ाई का जो व्यंजक हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वो अच्छे से आप पे बनेगा। ठीक है, तो आपको इसे बहुत अच्छे से देखना है। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए हमें तीव्रता देखनी है कि तीव्रता कम होगी। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में तीव्रता निकाली थी, तो इसी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए या किसी भी प्रकार के व्यतिकरण के लिए तीव्रता ये है, ये होती है। तो हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। और इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो आई बराबर, जो कि हमने डेरिवेशन में किया था कि कैसे आया है, कि आप ऊपर देख लीजिए, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई, ये है परिणामी तीव्रता, ये हमने निकाली थी। अब यहाँ पे आई का मान अधिकतम कब होगा, यानी अधिकतम तीव्रता कब होगी, क्योंकि ये संपोषी व्यतिकरण है, तो इसमें तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम। तो अधिकतम तीव्रता कब होगी, जब यहाँ पे जो कॉस है ये अधिकतम होगा। तो कॉस का मान मैं आपको बता देता हूँ रफ में थोड़ा सा। कॉस का मान जो है -1 से +1 तक बदलता है, यानी कॉस का जो मान होता है वो -1 और +1 के बीच में होता है। और सबसे अधिकतम होता है इसका मान +1, ये वाला सबसे अधिकतम कितना होता है, +1। और cos +1 कब आता है, जब फाई का मान 0 रखेंगे। तो यदि हम फाई बराबर 0 रखेंगे तो आई अधिकतम हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे यदि हम 0 रख देंगे cos फाई, तो cos 0 का मान 1 होता है और इसका गुणा इसमें होगा, तो ये अधिकतम मान मिलेगा तीव्रता का। तो
ऐसा नहीं है कि कॉस 0 रखने से ही बस आएगा, 0 के बाद 2 पाई रखने से आएगा, या फिर हम यहाँ पे 4 पाई, तो पाई तो आप जानते ही हैं, और यहाँ पे जो फाई है ये कलांतर है, तो फाई का मान 0 में आएगा +1, और 2 पाई में भी आता है +1, 4 पाई में भी आता है +1, ऐसे मतलब कि सम संख्याओं में +1 आएगा। तो फाई का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, या तो 0 रख सकते हैं, या फिर हम 2 पाई रख सकते हैं, या फिर हम 4 पाई रख सकते हैं, सम संख्याएं जिनमें 2 का गुणा कर सकते हैं, और 2 4 6 पाई रख सकते हैं, या फिर 8 पाई रख सकते हैं। तो ये अगर हम मान रखेंगे यहाँ पे, अगर ये कलांतर होगा तो तीव्रता अधिकतम होगी, तो हम यहाँ पे डैश डैश लगा सकते हैं कि और भी होंगे। तो अगर हम इनका सामान्य सूत्र बना लें कि फाई का मान आखिर होगा कितना, तो देखिए पाई तो सभी में आ रहा है तो पाई तो होगा ही, साथ में जो कि सम संख्या होगी, तो सम संख्या कब बनेगी, जब हम उसमें 2 का गुणा करेंगे, और n कहलाएगी ये वाली संख्या 2 4 6 8 जैसे। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो फाई जो है कलांतर कितना आएगा 2n पाई। तो यहाँ पे जो फाई है इस तरीके से बनेगा। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अगर जैसे मान के चलिए यहाँ पे n जो है, जहाँ पे n का मान हम 1 से 0 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे, तो देखिए कलांतर क्या आएगा। अगर हम इसी फॉर्मूले में n बराबर 0 रखेंगे तो n का मान 0 होगा तो सब 0 हो जाएगा, तो फाई भी कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ये फाई का 0 मान यहाँ पे रख देंगे तो तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। अब यदि हम n बराबर 2 रख देंगे यहाँ पे तो क्या होगा, अगर हम n बराबर 1 रख देते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि 0 रखा अब हम 1 रख देते हैं, तो n की जगह पर 1 रखेंगे तो फाई बराबर होगा 2n पाई। तो n की जगह पर 1 रख दिया तो 2n की जगह पर 1 रख के हमने कर दिया पाई, तो 2 एकम 2 पाई। तो कलांतर कितना 2 पाई, इसमें भी हमें +1 मिलेगा, है ना। तो ये जर्नल फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ये कलांतर अधिकतम तीव्रता के लिए कलांतर इतना होना चाहिए। जब कलांतर इतना है तो मार्ग अंतर कितना होगा, इसे हम पथांतर भी बोलते हैं। तो पथांतर को सबसे पहले समझ लेते हैं क्योंकि ये नया टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोई तरंग इस तरीके से है और किसी बिंदु पर जा रही है, जबकि ये कोई तरंग इस तरीके से आ रही है और उसी बिंदु पर जाना है उसे। देखिए, तो ये उसी बिंदु पर जा रही है, तो ये तरंग छोटी है और ये तरंग बड़ी है, जैसे कि हमें चित्र से भी दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़ी तरंग में से छोटी तरंग घटाएंगे, तो इसमें जो पथ का अंतर होगा इसे कहते हैं पथांतर, ये वाला। ठीक है, तो ये कहलाएगा पथांतर। तो पथांतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी तरंग में से छोटी तरंग को घटा देते हैं, बड़ी तरंग में से छोटी जो तरंग है उसको घटा देंगे तो पथांतर आ जाएगा। तो अगर हमें कलांतर पता है तो हम पथांतर भी निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि क्यों, पथांतर कैसे निकाल सकते हैं। तो पथांतर जो होता है इसे कई किताबों में मार्ग अंतर भी बोला गया है, तो वही चीज़ है। तो मार्ग का जो अंतर है वो कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले तो इसे हम इस तरीके से त्रिभुज से दर्शाते हैं, इसे डेल कह लीजिए या त्रिभुज, इसे हम डेल बोल लेते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, λ/2 पाई मल्टीप्लाई बाई कलांतर, ये होता है पथांतर का सूत्र। तो अगर हमें कलांतर पता है तो हम पथांतर निकाल सकते हैं, किसके लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, तो चलिए मान रख देते हैं। तो ये देखिए λ/2 पाई मल्टीप्लाई बाई फाई का सूत्र कितना है 2n पाई, तो हम यहाँ पे रख देंगे 2n पाई। तो अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, है ना, यहाँ से पाई कैंसिल। तो यहाँ पे पथांतर समपोषी व्यतिकरण के लिए कितना मिलेगा, n लैम्डा, कितना मिलेगा n लैम्डा। तो ये पथांतर हमें मिला, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे इंग्लिश में पाथ डिफरेंस भी बोल सकते हैं। ये हमें मिला। यहाँ पे n क्या है, n बराबर 1 से लेकर 1 2 3 4 इस तरीके से संख्याएं हैं। तो इसका इस्तेमाल फ्रिंज चौड़ाई में होगा, तो अभी हमने इसको समझ बस लिया है। इसका इस्तेमाल जब होगा तो हम लोग पलट के देख लेंगे कि ये हमने समझा था। तो नोट्स तो हम लोगों के बनते ही जा रहे हैं। तो अब आज इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे से लिख लीजिए। ये देखिए, पूरी कंप्लीट स्टडी हम लोग कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ताकि आप इसका अच्छे से रिवीजन
कर पाएँ। ठीक है, अब हम करेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर निकालेंगे और पथांतर निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक समझने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।